सोचिए आपको अपनी बात कहनी है लेकिन आप पर पाबंदियां हैं। आप खुलकर लिख नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे? शायद आप एक चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन किसी इंसान को नहीं बल्कि चांद को। और उस चिट्ठी में आप नौकरी का आवेदन भी डालेंगे, शहर घूमने का न्योता भी देंगे और थोड़ी वैज्ञानिक सलाह भी। सुनने में ये किसी मजाक जैसा लगते हैं ना, लेकिन क्या हो अगर ये मजाक अपने समय का सबसे साहसी राजनीतिक दस्तावेज हो। आज हमारे सामने ये स्रोत है, वो ठीक यही पहेली है। भगवान चंद्रदेव को एक खगोलीय याचिका का एक अंश। पहली नजर में ये एक व्यंग्यात्मक लेख लगता है, लेकिन इसकी परतों के नीचे औपनिवेशिक भारत का दर्द, गुस्सा और उस दौर में हो रहे जबरदस्त बदलावों की कहानी छिपी है। आज हमारा काम उस कोड को क्रैक करना है और ये समझना है कि कैसे एक देवता को लिखी चिट्ठी ब्रिटिश राज पर किया गया सबसे तीखा हमला बन जाती है। तो चलिए इस अनोखी याचिका की एक एक लाइन को खोलकर देखते हैं और उस छिपे हुए संदेश को ढूंढते हैं जो लेखक ने बड़ी चालाकी से चांद तक और हम तक पहुंचाया है। सबसे पहले जो बात दिमाग को चकरा देती है वो है नौकरी का प्रस्ताव। लेखक सीधे सीधे चंद्रदेव से कहता है कि आप एक ही पद पर काम करते करते बूढ़े हो गए हैं। क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का नियम नहीं है? ये तो किसी देवता से बात करने का तरीका नहीं हुआ। ये तो ऐसा है जैसे कोई अपने बॉस से बात कर रहा हो। और यही इसकी खूबसूरती है। लेखक जानबूझकर उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो उस समय के ब्रिटिश प्रशासन की पहचान थे। डिपार्टमेंट, ट्रांसफर, सर्विस, पेंशन। ये शब्द पूजा या भक्ति की भाषा के नहीं है, ये नौकरशाही की भाषा है। अच्छा। एक देवता को इस भाषा में संबोधित करके लेखक उस पूरी व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है जिसे भारतीयों पर थोपा गया था। वो कह रहा है कि ये व्यवस्था इतनी बेतुकी है कि इसे देवताओं पर भी लागू किया जा सकता है। वाह, मतलब ब्रिटिश राज की बोरिंग भाषा को ही उनके खिलाफ हथियार बना लिया। लेकिन ये सिर्फ मजाक पर नहीं रुकता। लेखक चंद्रदेव को सलाह देता है कि उन्हें लॉर्ड कर्जन के यहाँ नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। और वजह ये नहीं कि चंद्रदेव योग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कृष्णांग यानी सांवले नहीं है, जिससे उनकी गौरांग जाति यानी गोरे अंग्रेज नाराज नहीं होंगे। ये तो मजाक से कहीं ज्यादा गहरा और चुभने वाला है। ये सीधा नस्लवाद पर हमला है। लेखक बहुत ही तीखेपन से कह रहा है कि ब्रिटिश राज में आपकी काबिलियत की कोई कीमत नहीं, आपकी चमड़ी का रंग ही आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। चंद्रदेव का गोरापन, जो पारंपरिक रूप से सुंदरता का प्रतीक है, उसे यहां नौकरी पाने की क्वालिफिकेशन बना दिया गया है। और लॉर्ड कर्जन का जिक्र भी बहुत सोच समझकर किया गया है। कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं कहकर लेखक उनकी प्रशासन शैली पर भी तंज कस रहा है, जो हर चीज के लिए कमीशन या कमेटी बना देते थे। बिल्कुल। तो एक देवता को नौकरी का प्रस्ताव असल में एक कोड है जो कह रहा है तुम्हारा राज अन्याय, नस्लवाद और खोखली प्रक्रियाओं पर आधारित है। ये तो शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा धमाका है। बिल्कुल। और इस प्रशासनिक व्यंग्य के बाद लेखक कहानी को एक नई दिशा में ले जाता है। वो चंद्रदेव को भारत आने का न्योता देता है। हाँ, और ये न्योता भी बड़ा अजीब है। लेखक कहता है कि आपकी आंखों की रोशनी शायद कमजोर हो गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इसलिए आपको खुद आकर देखना चाहिए। और चिंता मत कीजिए, अमावस्या को तो आपकी हॉलिडे रहती ही है। ये हॉलिडे शब्द का इस्तेमाल फिर से उसी दुनिया की तरफ इशारा करता है। सही बात है। ये सिर्फ एक न्योता नहीं है, ये एक विरोधाभास को उजागर करने का तरीका है। एक तरफ चंद्रलोक है जहां हजारों सालों से कुछ नहीं बदला, नियम वही हैं, सब कुछ शाश्वत है। और दूसरी तरफ है भारत, जहां भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। लेखक कह रहा है कि यहाँ इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है कि अगर आप खुद अगर नहीं देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। और इस बदलाव को देखने के लिए वो एक खास जगह चुनने को कहता है, कलकत्ता, उस समय की राजधानी। तो कलकत्ता में ऐसा क्या था जो चंद्रदेव का दिमाग चकरा देता? कलकत्ता उस समय ब्रिटिश सत्ता और इस नए भारत का प्रतीक था। वो शहर जहां परंपरा और आधुनिकता की सबसे बड़ी टक्कर हो रही थी। लेखक चंद्रदेव को वहीं ले जाना चाहता है जहां ये सारे चमत्कार और विरोधाभास एक साथ मौजूद थे। और यहीं से लेकर सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। कलकत्ता का वर्णन वाकई कमाल का है। कारखानों की चिमनियों को देखकर लगता है कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। ये तो बहुत बड़ी तारीफ है। ऐसा लगता है कि लेखक इस तरक्की से बहुत प्रभावित है। प्रभावित तो है, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है।
अब बिजली के वर्णन को देखिए। लेखक कहता है कि दामिनी यानी बिजली, जो कभी सिर्फ बादलों में चमकती थी, अब मनुष्य के हाथों का खिलौना बन गई है। वो ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सबके रथ खींच रही है। हाँ, एक तरफ तो ये समानता का प्रतीक है कि टेक्नोलॉजी जाति नहीं देखती, लेकिन फिर लेखक एक बहुत ही दर्दनाक उपमा का इस्तेमाल करता है। आप उस लाइन की बात कर रहे हैं जहां बिजली को पराये घर में आश्रिता नारी कहा गया है, जो दबाव में है और चूं तक नहीं कर सकती। ये तो बहुत ही शक्तिशाली और उदास करने वाली छवि है। एक तरफ चमत्कार, दूसरी तरफ गुलामी। ये कैसा विरोधाभास है? यही इस लेख का सार है। लेखक दिखा रहा है कि ये जो प्रगति है, ये दो-धारी तलवार है। हम इंसान के बनाई चीजों को देखकर हैरान हैं, लेकिन हमने प्रकृति को गुलाम बना लिया है। बिजली अब स्वतंत्र नहीं है, उसे काबू कर लिया गया है, उसका शोषण हो रहा है। और ये सिर्फ बिजली तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि इसके तुरंत बाद गंगा नदी का जिक्र आता है, और गंगा के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, त्रैलोक के पावनी सुरसरी, इसका मतलब क्या है? ये बहुत भारी भरकम लगता है। इसका मतलब है तीनों लोकों को पवित्र करने वाली देव नदी। ये गंगा का सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्वरूप है। लेखक जानबूझकर इस नाम का इस्तेमाल करता है ताकि वो इसके बाद जो कह रहा है उसका असर और गहरा हो। वो कहता है कि इस त्रिलोक के पावनी नदी को स्थान स्थान में बंधनग्रस्त किया जा रहा है, उसके सीने पर खंभे गाड़कर पुल बनाए जा रहे हैं। ओहो, अब समझ आया। मतलब जिस नदी को हम तीनों लोगों को पवित्र करने वाली मानते हैं, उसे अंग्रेजों ने जंजीरों में जकड़ दिया है। ये तो सिर्फ एक पुल बनाने की बात नहीं है, ये हमारी आस्था और संस्कृति पर हमला है। बिल्कुल, ये प्रकृति और परंपरा पर औपनिवेशिक नियंत्रण का प्रतीक है। और फिर लेखक एक और तीखा वार करता है, इस बार अपने ही लोगों पर। अच्छा। वो कहता है कि भारत के पढ़े लिखे लोग ये सब होते हुए काठ के पुतलों के भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। वो इस प्रगति में भागीदार नहीं है, सिर्फ बेबस दर्शक हैं। तो संदेश साफ है, प्रगति हो रही है, लेकिन उसकी कीमत हमारी प्रकृति चुका रही है, और उसका नियंत्रण भी हमारे हाथ में नहीं है। तो कलकत्ता का ये टूर तारीफ कम और एक चेतावनी ज्यादा लग रहा है। हाँ, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है। ईडन गार्डन की तुलना देवताओं के नन्नन कानन से की जाती है और उसे बेहतर बताया जाता है। ये तो सीधे सीधे ईशनिंदा जैसा है। हाँ, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पंडितों को देखकर देवी सरस्वती भी हैरान रह जाएंगी। अच्छा। फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर देव सेनापति कार्तिकेय के भी छक्के छूट जाएंगे। ये प्रशंसा नहीं है। नहीं, ये एक तरह का आत्मसमर्पण है। लेखक दिखा रहा है कि सत्ता के नए केंद्र, गार्डन्स, यूनिवर्सिटी, किला, जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, वो अब हमारे पुराने दिव्य प्रतीकों पर भारी पड़ रहे हैं। कार्तिकेय वाला व्यंग्य तो बहुत ही मजेदार और चुभने वाला है। उन्हें खास बंगाली बाबू कहना और उनके वाहन मोर का मजाक उड़ाना कि वो अंग्रेजी तोपों के सामने क्या टिकेगा, ये तो अपनी ही सैन्य परंपरा को कमजोर दिखाने जैसा है। ये एक तरह की आत्म आलोचना भी है। लेखक कह रहा है कि देखो, हम किस साल में पहुंच गए हैं। हमारी अपनी पौराणिक कथाएं और हमारे देवता भी इस नई ब्रिटिश सैन्य और बौद्धिक शक्ति के सामने पुराने, कमजोर और अप्रासंगिक लगने लगे हैं। ये उस दौर के सांस्कृतिक संकट को दिखाता है, जहां एक पूरी पीढ़ी अपनी जड़ों से कट रही थी। और फिर एक और प्रस्ताव आता है जो इस टकराव को और भी साफ कर देता है। चंद्रदेव को सलाह दी जाती है कि वे कलकत्ता के विज्ञानविद पंडितों की मदद से अपने चेहरे पर लगे कलंक की कालिमा को छुड़वा सकते हैं। और इसके लिए बंबई के प्रोफेसर गज्जर का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर लगा काला दाग साफ किया था। ये विज्ञान और तर्क की जीत का ऐलान है। लेखक कह रहा है कि अब समस्याओं का समाधान पूजा पाठ या मान्यताओं से नहीं, बल्कि विज्ञान से होगा। और फिर वो सीधे ग्रहण के पारंपरिक कारण पर हमला करता है। जी हाँ। हाँ, वो कहता है कि राहु के निगलने वाली बात एक थोथा विश्वास यानी खोखला यकीन है, और असली कारण पृथ्वी की छाया का पड़ना है। ये तो सीधे सीधे धर्म और विज्ञान को आमने सामने खड़ा करना हुआ। ये उस दौर के सुधारवादी आंदोलन की आत्मा है। लेखक सिर्फ अंग्रेजों की आलोचना नहीं कर रहा, वो अपने समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों पर भी चोट कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर हमें इस नई दुनिया में टिकना है तो हमें तर्क और विज्ञान को अपनाना होगा। ये सलाह सिर्फ चंद्रदेव को नहीं, बल्कि पूरे भारत को है। तो अब तक हमने देखा नौकरी के बहाने नौकरशाही पर व्यंग, कलकत्ता टूर के बहाने आधुनिकता के विरोधाभास पर टिप्पणी, और फिर विज्ञान के नाम पर परंपरा को चुनौती। ऐसा लगता है कि लेखक ने अपनी मुख्य बात कहने के लिए एक पूरा मंच तैयार कर लिया है।
और फिर अंत में वो पर्दा हटा देता है। बिल्कुल। अब तक जो भी कहा गया वो इशारों में था, रूपकों में था, लेकिन लेख के अंत में लेखक सीधे मुद्दे पे आता है। वो चंद्रदेव को सूचित करता है एकदम सपाट लहजे में कि अब भारत में न तो आपके वंशधरों यानी चंद्रवंशियों का साम्राज्य है और न ही सूर्य महाशय के वंशधरों का। ये लाइनें पढ़ते हुए तो जैसे कलेजे पे चोट लगती है। सारा मजाक, सारा व्यंग अचानक गायब हो जाता है और एक कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। और वो सच्चाई क्या है कि भारत की वो पुरानी छवि, वो शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति अब नहीं रही। हमें इस वाक्यांश को समझना होगा। शस्य श्यामला मतलब जो फसलों से हरी भरी हो, और स्वर्ण प्रसूता मतलब जो सोना पैदा करती हो। अच्छा, ये सिर्फ एक देश का वर्णन नहीं है, ये एक समृद्ध, जीवंत और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। लेखक कह रहा है कि वो तस्वीर अब खो चुकी है। और उसकी जगह किसने ले ली है? उसकी जगह ले ली है एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु ने, यानी किसी दूसरे द्वीप से आए बेहद शक्तिशाली गोरे शासकों ने। यहां कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इशारा नहीं, ये गुलामी की सीधी और नंगी घोषणा है। और जो भारतीय राजा महाराजा बचे हैं, उनकी हालत तो और भी बदतर बताई गई है। उन्हें काट के पुतलों की भांति कहा गया है, कठपुतलियां। हाँ, जो अपने रक्षकों यानी अंग्रेजों के इशारों पर नाचते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि उनकी अपनी प्रजा दुखी है या सुखी। ये राजनीतिक गुलामी का सबसे दर्दनाक चित्र है। ये दिखाता है कि सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ बाहरी नहीं था, उसने देश के आंतरिक नेतृत्व को भी पूरी तरह से नपुंसक और अप्रासंगिक बना दिया था। हमारे अपने राजा ही बेबस तमाशा देख रहे थे। जी, तो चांद को लिखी एक चिट्ठी जो एक मजाक से शुरू हुई थी, वो उस दौर का एक आईना बन जाती है। एक ऐसा आईना जिसमें एक राष्ट्र नई तकनीक से चकित भी है, अपनी गुलामी पर दुखी भी है और अपनी ही परंपराओं पर सवाल भी उठा रहा है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, उस दौर में जब प्रेस पर सेंसरशिप थी, जब सरकार के खिलाफ बोलना खतरनाक था, तब एक लेखक ने अपनी बात कहने के लिए क्या रास्ता निकाला? उसने एक पारंपरिक और भक्तिपूर्ण प्रारूप चुना, एक देवता को याचिका, जो पहली नजर में किसी को भी नुकसानदेह नहीं लगेगा। सही बात है। लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही आधुनिक, विद्रोही और राजनीतिक संदेश छिपा दिया। ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब जब आप सीधे तौर पर विरोध नहीं कर सकते, तो आपकी रचनात्मकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। ठीक यही बात है। ये लेख हमें दिखाता है कि कला और साहित्य कैसे वो कह सकते हैं जो सीधे तौर पर कहना असंभव हो। ये इस विचार को जन्म देता है कि दमन के समय में सबसे विनम्र दिखने वाले शब्द भी सबसे बड़े विस्फोट का कारण बन सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी हमारे आसपास ऐसे ही कोडेड संदेश मौजूद हैं जिन्हें हम पहली नज़र में समझ नहीं पा रहे।